हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेविस सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम लाइट का ही आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें लेंसेज पढ़ने हैं और उसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन। तो आइए हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आप देखिए टाइप्स ऑफ मीडियम सबसे पहले तो हम समझेंगे, उसके पहले कि हम रिफ्रैक्शन पढ़ें। अब देखो दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है लाइटर या फिर रेयरर मीडियम। तो जो डेंसर मीडियम है उस किसको बोलते हैं, वो थिक मीडियम कोई भी है ना उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, जहां डेंसिटी ज्यादा है। जैसे एयर है, तो क्या एयर बहुत ज्यादा थिक है? जी नहीं, एयर तो खुली डुली है एकदम, तो इसको रेयरर मीडियम बोलेंगे। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। लेकिन अगर पानी को मैं किसी सॉलिड से कंपेयर करूं, मान लो इस डिब्बे से कंपेयर करूं, तो ये डिब्बा क्या है, एक तरह से या कोई शीशा है, शीशे की एक स्लैब बनी हुई है, ग्लास शेल्फ बनी हुई है कोई, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो हो जाएगी सॉलिड। तो वो ज्यादा डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर। तो ऐसे करके हमें रेयरर और डेंसर का पता होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी गति जो है ना वो बदल जाएगी अगर वो दूसरे मीडियम में घुस जाएगी। मान लो एयर में जो उसकी स्पीड है ना वो तेज है मान लो, तो वो वही चीज जब पानी में जाएगी तो उसकी कम हो जाएगी। वो शेल्फ में जाएगी ग्लास की, या ग्लास की स्लैब में जाएगी तो उसकी और कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड में उल्टा होता है, क्योंकि साउंड में देखिए कि जितना ज्यादा डेंसर मीडियम रहेगा, सॉलिड में साउंड तेजी से ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू एयर, तो वहां पे उल्टा है इस चीज का कंसेप्ट। लेकिन यहां उल्टा है, देखिए दोनों में रिवर्स है। इसीलिए मैंने बोला था कि साउंड और इसको थोड़ा साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो ये होता क्या है कि क्योंकि स्पीड चेंज होती है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में चलेगी ना तो वहां ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। सिर्फ इसी वजह से आप देखिए कि जब भी ये रेयरर मीडियम से, ये जैसे रेयरर मीडियम है, अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, पानी है, तो यहां से लाइट जैसी इस डेंसर मीडियम में आएगी ना तो ये जो नॉर्मल होती है ये नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है। देखिए इसको जाना इधर था, ये ऐसे जाना था, देखिए ना ऐसे आ रही थी तो सीधा जाना था, ये ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। कब? जब ये डेंसर मीडियम में जाएगी। लेकिन वहीं पे आप समझना कि अगर इसको यहां पे मान लीजिए ये पानी है और मान लो ये एयर है, तो अगर ये पानी से एयर में आ रही होती तब ये ऐसे ना मूव करती, तब ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाती। यानी तब क्या होगा, ये नॉर्मल से ना दूर डिफ्लेक्ट करेगी। अभी ऐसे जाना था उस टाइम पे, तो फिर क्या होगा, ऐसे चली जाएगी। समझिए। लेकिन अभी आप इसको कंफ्यूज मत करना, ऐसे फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। अभी सिंपल इतना समझो कि यहां एयर है, यहां पानी है, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगी, तो ये जाना ऐसे था, ऐसे ना जाके इधर को मुड़गी, तो क्या हो गया, ये डेंसर मीडियम की वजह से रिफ्रैक्शन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रियल लाइफ में देखना हो तो पानी है, पानी का ग्लास में आप यूं पेंसिल डालो, आप डाल के देख लो, आपके घर में होगा भाई, तो यूं पेंसिल डालेंगे तो आपको पेंसिल सीधी ऐसी नहीं दिखेगी, आपको ऐसे दिखाई देगी। आपको मैं बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ भाई, सच बता रहा हूं, रियल एग्जांपल बता रहा हूं। हुआ क्या कि टीचर ने बोला, ये 12th की बात है, तो 12वीं में क्या था कि प्रोजेक्ट के भी एक वाइवा होता है और प्रोजेक्ट होता है ना, तो साइंस में, तो मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, तो भाई हम उस टाइम पे ज़्यादा मेन फोकस अपना रहता था कि इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, कि AIEEE वगैरह होता था हमारे टाइम में, कि भाई वो कैसे तैसे करके निकल जाए और कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। स्कूल में हम वैसे भी इतना ध्यान नहीं देते थे, तो टीचर ने भाई हमें बुला लिया और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, सच बता रहा हूँ। मैं गया हूँ तो मुझे इतना पता था कि वाइवा है, भाई को ये नहीं पता था कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट भी लेके आना है। बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये हद होगी यार, आधी जनता लेके भी नहीं आई थी क्योंकि लोग सीरियस ही नहीं होते थे। बट बात वही थी कि अगेन आपके मार्क्स उसी चीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज थी, ये ऐसी चीजें 10वीं में यार जब आपने थोड़ा सा दिमाग अपने आसपास देखते हैं ना कोई सोल्यूशन मिलता है। तो मैं गया वहाँ, मेरे को ना कैंटीन वाली आंटी थी, उसको बोला कि एक ग्लास दो मैडम, तो उसने ग्लास दिया, मैंने उसमें पानी भर के, और उन्होंने मेरा नंबर बोला, मैं गया आगे ग्लास का पानी रखा, वो बोलती टीचर ये क्या है, तो मैंने बोला कि मैडम पानी का ग्लास है, तो बोलती वो तो मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन ये क्यों रखा है। मैंने पेंसिल निकाली, यूं डाली, बिल्कुल यही चीज, इसको देखते ही इस फोटो को लगाया ही इसलिए मैंने यूं डाल दी। बोलती ये क्या है, मैंने कहा मैडम आपने बोला था ना कि प्रोजेक्ट लेके आना कोई बना के, दिस इज माई प्रोजेक्ट। तो हंसने लगी मैडम, मतलब वो बोलती कि टीचर को इम्प्रेस करना था तो कोई ढंग का प्रोजेक्ट ही ले आते। बट ये है कि तुम्हारे भाई के 0 नंबर नहीं लगे, अपन ने थोड़ा सा विजडम अपनी यूज कर ली है ना। तो वो जहाँ पे 20 नंबर लगने थे 15 उस टीचर ने लगा दिए फिर भी, तो बाकी लोग के 5-5 लगे। ठीक है, तो ऐसे भी होता है कभी कभी। तो वही चीज है, ये कहानी है।
अब आइए इसको मैं अगर आपको समझाता हूं, ये एक ग्लास शेल्फ है, ग्लास स्लैब के अंदर एयर से जा रही है, ये मान लीजिए एयर है, एयर क्या होगी, रेयरर मीडियम, और ये होगी ग्लास स्लैब। अब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो एयर क्या है, एयर होती है एक रेयरर मीडियम, ये लिखा ही हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एयर क्या है, एक रेयरर मीडियम है, किसके हिसाब से, ग्लास के हिसाब से। ग्लास स्लैब तो मोटी है ना, उससे थिक है ना। तो आप देखिए कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो यहां पे देखिए ये इंसिडेंट रे जब आएगी तो इंसिडेंट रे ऐसे गिरेगी इसके ऊपर। अब जब गिरेगी तो भाई मेरे को ये बताओ, डेंसर में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, तो जैसी गिरेगी, इसको जाना तो ऐसे था लेकिन इधर को डिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसे चलेगी। अब मेरे को बताओ, ये तो डेंसर मीडियम है, लेकिन वापस से इस रे को बाहर भी तो आना है, तो जब बाहर आना है दोस्त इस रे को, तो ये नॉर्मल है, जाना कायदे से इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल से दूर जाएगी, तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे हो गई, दूर हो गई, यूं चली गई, तो यानी कि ये ऐसे हो गई। अब ये जो है ना, ये रे और ये रे, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर डालूं ना, ये बिल्कुल पैरेलल हैं, ओवरलैप कर जाएंगी, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये कहानी जो मैंने बताई रेयरर और डेंसर के हिसाब से आपको बता दी है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जिस एंगल पे आके यूं गिरेगी, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन में होता है वैसे यहाँ होता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और गलती से भी ये मत बोल देना कि ये एंगल इसके बराबर है, जी नहीं। अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ा हो ना, तो ये लाइन और अगर ये लाइन ऐसे होती तो वो एक्स अगर बनेगा ना, तब ये एंगल दो बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एक्स तो बन ही नहीं रहा है, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स बन रहा है। आप खुद समझदार हैं, ये लाइन है और ये यहाँ जाके ऐसे नहीं जा रही, ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर तो नहीं है, लेकिन इनमें कोई ना कोई तो कोरिलेशन होगा ही। तो वो अभी हम देखेंगे कि क्या कोरिलेशन इसमें निकल के आएगा। अच्छा, डेंसर मीडियम में क्या है कि इन विच इट इज दैट विच हैज मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन इट। ये भी समझ लेना कि जो डेंसर मीडियम है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और जो रेयरर मीडियम है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ये तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, लिख भी दिया है यहाँ पे। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बिल्कुल वही चीज़ है। ये इंसिडेंस रे है, यहाँ पे मिल रही है, ये इसको नॉर्मल को ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई है। इसी को बोलते हैं कि जो ऐसी चीज़ आ रही है वो यहाँ तो ऐसे हो जाए, यहाँ ऐसे हो जाए, अंदर जाके उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एक तरह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल क्या होती है। ये अब क्या बताऊँ इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि रिफ्रैक्शन को अगर मेरे को फिजिक्स की टर्म में बोला तो रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी वो डेफिनेशन है जो फिजिक्स में बोली जाएगी। अब आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि स्नेल्स लॉ होता क्या है। स्नेल्स लॉ क्या है, ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिपिक्ट करता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो रिफ्रैक्शन के लॉज है ना, वो कहां से निकल के आ रहे हैं, स्नेल्स के लॉ से ही निकल के आ रहे हैं। तो इसका लेना देना रिफ्रैक्शन से है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स देखिए कि स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू, तो अब वहां बोलते हैं रिफ्लेक्शन से, डिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन से, स्कैटरिंग से, तो आप बोलेंगे ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है दोस्त। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये भी वही चीज है कि ये रे हो गई, ये रे हो गई, ये रे हो गई, ये सारी की सारी, ये तो रिफ्लेक्टेड की बात होगी, ठीक है। ये जो इधर जा रही है ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, इसकी नॉर्मल की। और ये जो रिफ्रैक्ट हुई है वो ये है, ये तो रिफ्लेक्ट वाली है, अंदर जाके जो यूं रिफ्रैक्ट हो गई है, जो बाहर नहीं जा रही, अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो गई है। ये तीनों जो होती हैं नॉर्मल, इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्टेड, ये भी एक ही प्लेन पे, आप देखिए ये एक ही प्लेन है, इसी के अंदर ये सारी की सारी हैं। पहला लो तो ये बोलता है। अब देखिए जब हम रिफ्लेक्शन का पढ़ते थे तो वो लो बोलता था कि ये एंगल इसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। लेकिन मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कभी बराबर नहीं हो सकते। वही वर्टिकल अपोजिट वाला केस मैंने आपको समझाया था अभी 2 मिनट पहले। तो यहाँ पे एंगल बराबर तो नहीं होते, लेकिन रेशो बराबर हो सकती है। तो ये क्या बोलता है, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई है और ये क्या है यहाँ पे, ये आर है रिफ्रैक्शन का, ठीक है दोस्त। तो θ1 आई है, θ2 आर है। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर जो है, इसकी जो ये जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस ग्लास के स्लैब से ना, मान लीजिए कि पहले ये 60 डिग्री था और मान लो अंदर जाके ये सिर्फ 20 डिग्री रह गया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ।
तो इन दोनों का साइन की रेशियो निकाल लेना। लेकिन मान लो कि बाद में आपने सोचा कि लाइट को मैं 60 डिग्री पे नहीं लेके आता, मैं 45 पे लेके आता हूँ या 40 पे लेके आता हूँ, तो आपने 40 डिग्री पे ऐसे लाइट फेंकी, तो अंदर मान लीजिए वो 5 डिग्री हो गया ऐसे घूम के। तो अब इन दोनों के भी साइन की रेशियो निकालोगे ना तो सेम ही आएगी। क्यों आएगी सेम? क्योंकि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाली है। इन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं दोस्त। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये हर मटेरियल का एक यूनिक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यानी कि इन दोनों की जो रेशियो होती है ना, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 जो है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसमें फर्क क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब जैसे आपको बोलना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये 1 और 2 का ये मतलब है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू 2 के हिसाब से। यानी ये मीडियम है, जैसे मान लो इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है, ये एयर का जानना है एज कंपेयर टू ग्लास। तो आप कैसे जाएंगे? एयर का क्या होगा, आपको इसको लिखेंगे म्यू 1 और यहां लिखेंगे 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 को पढ़ो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हो जाएगा साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए? इसी चीज को देखिए, एक और चीज भी आप डिपिक्ट कर सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए लाइट की वेलोसिटी v1 है एयर के अंदर और यहां ग्लास में v2 है। तब हमें अगर लिखना होगा तो वहां पे हम क्या लिखते हैं कि जो साइन थीटा 2, यहां पे देखिएगा जरा, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 जो है, साइन थीटा 2 यानी कि साइन ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन ऑफ इंसिडेंस, वो क्या है? वेलोसिटी 2 अपॉन वेलोसिटी 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों की जो रेशियो है ना, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 की, ये v2 अपॉन v1 ही हो जाती है। यानी कि जो यहां पे साइन है तो वो किसके बराबर है? एक तरह से रेशियो की बात हो रही है सारी की सारी। अगर यहां साइन थीटा 2 है तो फिर इसी की वेलोसिटी इधर आ जाएगी, यहां साइन थीटा 1 है तो इसी की वेलोसिटी v1 यहां आ जाएगी, इनकी रेशियो बराबर होती है ना। तो ये वेलोसिटी से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, यहां से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आएगा। अब यहां से मान लो म्यू 1 2 निकालना है तो आप क्या बोल देंगे? v1 अपॉन v2, यानी कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 किसके इक्वल है? ये साइन r और साइन i के इक्वल ही तो है। तो आपको अगर यहां पे इसको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं v1 ओवर में v2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, तो यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। इसी को स्नेल के लॉ को ही आप देखिए, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से मेजर करते हैं, तो इस स्नेल के लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1। कई बार एग्जाम में बोल दिया जाता है कि क्या ऐसे लिखा जा सकता है, तो वो ये पूरी डेरिवेशन कर रखी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं इसको लिखने के। v क्या है? वेलोसिटीज हैं, ठीक है, एयर और ग्लास में। तो यहां भी वही चीज समझाई है। आप देखिए कि जब लाइट जो है यहां से पास करेगी तो वो ये डेंसर मीडियम है तो इस तरफ हो जाएगी क्योंकि ग्लास है ये, फिर वापस से एयर में आएगी तो वापस से ऐसे हो जाएगी। और मैंने बताया था ये जो लाइन है इसके पैरेलल होती है। तो आप देखिए कि अगर मैं इसको लाइन को आगे भी बढ़ाऊंगा और इसको ऐसे करूंगा तो ये क्या होती है? ये लेटरल इन्वर्शन होती है। इसके अंदर मैं अभी बताऊंगा ये, ठीक है, ये डिस्टेंस के बारे में आगे बताऊंगा। तो ये सब वही लिखा हुआ है कि हो क्या रहा है ये सारे का सारा, ठीक है। ये पूरा मैं बता चुका हूँ, सेम वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रखी है कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, यही चीज अभी मैं ऑलरेडी आपको समझा के आ रहा हूँ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इसको हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जानना है आपको, मान लो यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पानी है, ठीक है। अब आपको अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो किसके हिसाब से जानना है? वैक्यूम के हिसाब से जानेंगे, क्योंकि वैक्यूम क्या खालीपन है और पानी क्या, इसमें तो मटेरियलिज्म है। तो आप देखिए कि जब भी ये जानना होगा तो मैं क्या कहूंगा कि एक लाइट आई वो वैक्यूम से आई, वैक्यूम से भी आ सकती है लाइट तो ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में। तो आप हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीके से, स्पीड के तरीके से कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम। तो ऐसे करके भी आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और मैंने म्यू 1 2 तो ये बता ही दिए, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है दोस्त। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, और इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता के आ रहा हूँ। इसको डिनोट किससे करते हैं? n से डिनोट करते हैं। इट हैज़ नो यूनिट्स, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए कि दोनों में साइन की रेशियो ही तो है, और या फिर आप देखिए कि दोनों में स्पीड की रेशियो है, तो स्पीड तो कट गई तो यूनिट कहाँ से आएगी आपके पास, ठीक है। आप देखिए कि एक और चीज़ है,
अगर आपको ये तो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर मेरे को लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी ग्लास का मान लो विद रिस्पेक्ट टू एयर करना हो, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन में साइन आई। ठीक है, ऐसी उनकी वेलोसिटी की रेशो भी आप लिख सकते हैं आगे। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ आई होगी। ठीक है दोस्त, अब रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट का क्या मतलब है, मैं वही आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि यहां पे ये लाइट ऐसे आई, फिर ये डिफ्लेक्ट हुई, फिर ये बाहर निकली, इसको जो बोलते हैं ये बोलते हैं एमर्जेंट रे, और ये जो एंगल होता है ना ये होता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। आपको मैं बता दूं कि अगर इस लाइन को मैं ऐसे आगे को एक्सटेंड करूं ना और इसको देखूं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि जो जैसे घुसी थी वैसे ही बाहर आ गई। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी पाथ ऑफ लाइट। यानी इस लाइन को उठा के मैं इधर भी रख दूं ना तो ये सारी एक ही लाइन में आएंगी। अदरवाइज ऐसा भी तो हो सकता था ये एंगल कुछ ऐसा हो कि ये लाइन ऐसी टेढ़ी आ जाए, टेढ़ी नहीं है ये, इसके साथ पैरेलल ही है दोस्त। तो यही इसमें खास बात है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल पे ही सारे का सारा खेल टिका हुआ है, तो ये आई और ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये जो होता है ना कि इसी को एक्सटेंड करके देखेंगे कि ये लाइट कितनी डिफ्लेक्ट कर चुकी है तो पैरेलल, लेकिन ये कितना डिस्टेंस दूर हो चुकी है इस पाथ से, तो उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया, ये हो गई आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि कितना इस पाथ से लाइट अब दूर हो चुकी है, ऐसे वही चीज है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वही है कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ये सब बता दिया यार, वही चीजें घुमा फिरा के। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की अगर आपको रियल प्रैक्टिकल थिंग देखनी हो ना तो मैं बताता हूं आपको कैसे आप देख सकते हो। जैसे आप देखिए कि ये आपको एक डंडी है, ये पानी में डाल लो, आपको ये डंडी ना पानी में ऐसी दिखाई देगी, ये है ना, तो ये ऐसी टेढ़ी दिखाई देगी जब आप सामने से देखेंगे। क्यों दिखाई देगी, मैं इसका कारण बता देता हूं आपको। आप देखिए कि अब कुछ लोग है ना ऐसे बोलेंगे कि भैया मेरी बात को समझना कि ये तो होगी आपकी नॉर्मल, तो वो बोलेंगे कि भाई ये लाइट ऐसे आई तो ये उधर को क्यों जा रही है, ये तो डेंसर मीडियम है और ये एयर है, तो इस डंडी को तो हमें इधर को दिखाई देना चाहिए था, फिर ऐसे दिखाई देनी चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मल की तरफ झुकती है। भाई मेरे ये लाइट थोड़ी है, ये तो ऑब्जेक्ट है दोस्त, ऑब्जेक्ट है। अभी लाइट को देख, लाइट का कंसेप्ट ऐसे नहीं होता है, लाइट का कंसेप्ट अलग तरीके से देखते हैं। अब आप देखिए कि लाइट का कंसेप्ट क्या बोलता है। ये डंडी आपकी यहां पे रियल में, तो आपकी आंख अब मान लीजिए इस डंडी को देख रही है, लाइट का कंसेप्ट उल्टा चलता है। आप देखो अब लाइट यहां से निकली आपकी आंख की तरफ, यहां से लाइट निकलती है, और आप मेरे को बताओ कि ये जो मीडियम यहां पे अब अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे अगर ये है नॉर्मल, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रेयर मीडियम में, तो ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे। आप देखो ये लाइन कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाके ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली गई। आप देखो नॉर्मल से दूर चली गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली गई तो ये इस तरह से चली गई। ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुई। और क्योंकि ये रेयर मीडियम में जा रही है डेंसर से, तो ये नॉर्मल से, ये देखिए आप इधर जाना था तो इधर चली गई, दूर चली गई, नॉर्मल से वैसे भी ये दूर चली गई है। ऐसे ही आप इधर वाली को देखिए, यहां पे एक डंडा बनाओ, ये होगी नॉर्मल। अब इस लाइन को ऐसे जाना था, आप देखो इस लाइट को ऐसे जाना था, ऐसे ना जाके अब क्या है, नॉर्मल से, इस नॉर्मल से दूर जाएगी। ऐसे जाना था लेकिन दूर को हो गई, क्यों, क्योंकि आप देखिए डेंसर से रेयर में जा रही है, तो आप कहेंगे कि नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये ऐसे चलेगी। अब आप इसको देखिए, यानी कि अब ये जो लाइट है ऐसे जा रही है आंखों में। अगर ये ऐसे जा रही है दोस्त, ये क्यों उल्टी जा रही है ना, तो ये रिफ्रैक्ट हो चुकी है। तो अगर मैं इसी लाइन को इधर को एक्सटेंड करूं और इसको इधर को करूं, तो ये आदमी को ना, ये पेंसिल का जो चोंच यहां है ना, वो यहां दिखाई देगी। अब अर्जुन को अगर मछली की आंख में तीर मारना है, एक मछली है वो, उसकी आंख यहां है, लेकिन बाहर खड़ा अर्जुन, अगर उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है, ऑप्टिक्स की नॉलेज नहीं है ना, अगर अर्जुन को या कर्ण को कि भैया मछली की आंख को यहां तीर नहीं मारते हैं, मछली की आंख को यहां तीर मारना है, या फिर मछली की आंख को यहां तीर नहीं यहां मारना है, ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए बाहर बैठा अर्जुन को आंख यहां दिखाई दे रही है मछली की, लेकिन असली में आंख यहां है। अब अर्जुन को ये हिसाब लगाना है, आप समझना, बाहर बैठे अर्जुन को ये हिसाब लगाना है कि तीर भाई मारना तो ठीक है, लेकिन ऑप्टिक्स दिमाग में चलेगा, क्योंकि धनुर्धर बनना इतना आसान नहीं होता था दोस्त। धनुर्धर बनने का मतलब फिजिक्स का कंसेप्ट आने, हवा की डायरेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। भाई धनुर्धर तभी तो बोलते कि दिमागदार बनते थे, जो दिमाग से थोड़े पैदल होते थे वो फिर गदाधारी बनते थे, यानी कि उनका दिमाग जितना सीधा सीधा दिमाग है, भाई हम तो लठ मार युद्ध करेंगे, तो वो गधे वाला युद्ध करते थे। धनुर्धर जो होते थे वो फिजिक्स के कंसेप्ट से बनते थे। तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे भी ऐसी थी। तो आप देखिए कि इसको पता अर्जुन को कि
भाई आंख मेरे को मछली की यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन रियलिटी में तो भाई यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये आंख यहाँ नहीं, ये कहीं नीचे है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर है, ये नीचे को है, तो मेरे को तीर नीचे को छोड़ना है। तो अर्जुन अपना तीर ऐसे नहीं छोड़ेगा, अर्जुन अपना तीर ऐसे छोड़ेगा। अर्जुन का तीर ऐसे आना चाहिए, तब वो मछली की आंख पे लगेगा। अगर वो तीर ऐसे मारेगा तो मछली की आंख पे कभी भी तीर नहीं लगेगा। है ना मजेदार चीज यार। आप देखो उसने नीचे पानी में रिफ्लेक्शन देके ऊपर मार रहा है, क्या चीज है धनुर्धर, तो यही चीज होती है। अब आप देखिए कभी भी आप स्विमिंग पूल में जाएंगे ना, तो आपको हमेशा उसकी टाइल्स ना थोड़ी ऊपर को दिखाई देंगी। कभी भी आप देखें ना स्विमिंग पूल की गहराई को आप नंगी आंखों से ऐसे देख नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये गहराई कम है, लेकिन जब उतरेंगे उसके अंदर तो नीचे को धंस जाएंगे। उसका कारण है रिफ्रैक्शन। वो जो स्विमिंग पूल है ना ये पूरे का पूरा, आपको जिस भी पॉइंट को देखेंगे वो पॉइंट आपको थोड़ा ऊपर को ही दिखाई देगा। वो वही सेम कंसेप्ट है कि मान लो इस पॉइंट को, ये सबसे नीचे वाली गहराई वाला पॉइंट है ना, ये यहां आएगा तो ये इधर को रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ये यहां आएगा तो ये इधर को रिफ्रैक्ट हो जाएगा। भाई जब ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो, अगर तो ये सीधे सीधे ऐसे चले जाते तो आपको रियल गहराई पता लगती, लेकिन जब ये ऐसे होकर रिफ्रैक्ट हो गए तो अब इनकी रियल इमेज, अगर आपको इमेज देखनी है तो आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो ये इमेज यहां दिख रही है, यानी ओ की इमेज कहां दिख रही है, ऊपर दिखाई दे रही है। यानी एक गहरा जो खाई है ना वो आपको ऊपर को दिखाई दे रही है पानी में। ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट ऐसे हो रही है दोस्त। समझ आ गया आपको बात? ये इस वजह से ये स्विमिंग पूल आपको इसकी डेप्थ असली नहीं दिखाई देगी, उल्टा आपको कम डेप्थ दिखाई देगी। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा कि अगर आप पानी से भरे एक स्विमिंग पूल को के अंदर यहां पे एक मान लीजिए कि कोई भी यहां पे मान लो कि एक लोटा पड़ा है, कुछ भी पड़ा है ना, यहाँ पे एक आयरन का वेट पड़ा है। अब वो बोलेगा कि भाई इस स्विमिंग पूल की ये जो पूरी हाइट है मान लो 10 मीटर है, तो वो बोलेगा कि ये जो आपको बट्टा पड़ा है ना 10 किलो का बट्टा है ना, ये आपको 10 मीटर गहराई में ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा। या फिर वो बोलेगा कि 10 मीटर से ज्यादा गहराई दिखाई देगी, 10 मीटर से कम गहराई दिखाई देगी। जी नहीं, ये कट्टा आपको 10 मीटर से कम में, हो सकता है ये 7 मीटर पे ही आपको दिखाई दे रहा हो। ये कंसेप्ट है इसका। यानी ये जो नीचे वाली चीज आपको ऊपर दिखाई देती है, ये सारा का सारा खेल किसका है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का खेल है सारे का सारा, यानी रिफ्रैक्शन का खेल है। सब लिख तो दिया है, लेकिन वीडियो कोर्स जिसके पास नहीं है ना, समझ नहीं आएंगी चीजें कि है क्या। समझ रहे हो कितनी मुश्किल है ये चीजें समझानी? फिजिक्स आसान चीज है ही नहीं भाई मेरे। लोग बोल रहे थे कि सर फिजिक्स आप पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा, कब से लोग इंतजार कर रहे थे। अब समझ आए फिजिक्स क्या चीज है। इसको बोलते हैं फिजिक्स पढ़ाना। मैं कहता हूं पूरा जितने भी एसएससी के टीचर है ना, लाइन में खड़े कर देना, एक ने भी ऐसे पढ़ाया हो तो बताऊंगा, ठीक है। अब हम लेंसेज पे आते हैं। टाइप ऑफ लेंसेज में दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कनकेव लेंस, दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस। आप देखिए कि ये जो होता है ना इस तरह का लेंस, अब देखिए मिरर के साथ कंफ्यूज मत करना, मिरर और लेंस को अलग अलग तरीके से पढ़िए, नहीं तो सब गोल हो जाएगा दिमाग से। क्योंकि जो मिरर में होता है उसका उल्टा यहाँ पे होता है, वहां पे जो कनकेव कर रहा है ना, यहाँ पे उसके साथ उल्टा हो रहा है। समझना इस चीज को, तो ये आपको समझ में आएगा। वहां आप जाएंगे तो आपको कन्वेक्स में केवल 2 केस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कनकेव में 2 केस देखने को मिलेंगे। वहां पे कनकेव मिरर में हमें 6 केस देखने को मिले थे, यहाँ कन्वेक्स लेंस में 6 केस देखने को मिलेंगे। सब उल्टा चलता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। लेंस में कंफ्यूज मत कर देना। ये वैसे से ही लेंस है, आपने कई बार देखा होगा यूं लेंस करके, वो गोपी चंद जासूस भी देखते हैं, आप भी न्यूज़पेपर में यूं लेंस करके कभी देखते हैं तो वो अक्षर बड़े दिखते थे, ये वही लेंसेज ही हैं बस। या फिर ये मैंने चश्मा लगा रखा है, ये भी क्या है? लेंस ही है। ये कौन सा लेंस है आगे चल के देखेंगे। तो आप देखिए 2 तरह के लेंस है। कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और जो कनकेव लेंस होते हैं वो कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। अब मैंने क्यों रिफ्लेक्शन पढ़ाई है आपको समझाता हूं मैं। आप देखिए कि जब यहां पे इस तरह से लाइट आएगी ना, तो मैंने क्या बोला कि जब लाइट यहां से इसमें इस मीडियम में आ रही है तो ये क्या है कि डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम ये क्योंकि कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स क्या करेगा? इस लाइट को यूं कर देता है, यूं इस तरफ बेंड कर देता है। कन्वेक्स का ये काम है। तो ये क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन हो रही है, और ये यहां पे आ गया। अब यही चीज अगर मैं कनकेव में जाऊंगा तो कनकेव का लेंथ आप देख रहे, कनकेव की शेप कैसी बनी हुई है। कनकेव इसको इधर को बेंड नहीं करता, कनकेव का ये तरीका है कि ये इसको उधर को बेंड कर देता है। ये क्या करता है? डिफ्रैक्ट कर देता है, डिफ्रैक्ट कर देता है लाइट को यूं करके, यूं डिफ्रैक्ट कर देता है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये क्या करता है? यूं रिफ्रैक्ट करता है, ये डिफ्रैक्ट कर देता है यूं करके। तो यानी कि यहाँ पे जो है ना, इनको फिर पीछे मिला के देखना पड़ता है कि इमेज कहाँ बन रही है। यहाँ नकली दुनिया में इमेज बनती है, यहाँ असली दुनिया में इमेज बनती है। आइए अब इसके थोड़े से कंसेप्ट देखते हैं। ये देखिए ये लेंस में कुछ ऐसा सही कंसेप्ट, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का, यहाँ पे कनकेव लेंस का, ऐसे थोड़ा सा दिखा रखा है। अभी समझेंगे इनको सब चीज़ों को, ऐसे समझ नहीं आएंगे, पहली स्लाइड से थोड़ी सब समझ आता है। आप देखिए कि लेंस जो होते हैं ना वो एक स्फीयर के नहीं बनते। जैसे एक स्फीयर इधर हो गया, एक इधर हो गया, इन दोनों को अगर
काट दिया जाए, बाकियों को सिर्फ इतना सा रखा जाए, तब जाके एक लेंस बनेगा। यानी लेंस के अंदर दो कर्वेचर हैं, एक इधर है एक इधर है। तो आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पे लेंस में ना रियल दुनिया इधर भी है और रियल दुनिया इधर भी है, ये थोड़ा सा समझना। इसमें मिरर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन लेंस में रियल दुनिया इधर भी इधर भी, क्योंकि ये दो चीजों से बना हुआ है। ऐसी इनको देखिए कि अगर ये सारा कटिंग का गेम है कि काट कैसे रहे हैं आप उसको पूरे को। ऐसी आप देखिए कि ये जो कनकेव लेंस है, कनकेव को देखिए कि अगर मैं यूं एक गोला इधर बना दूं एक गोला इधर बना दूं, तो आप देखेंगे कि कुछ भाग इधर से काट के कुछ इधर से काट के इसको कनकेव बनाया गया। क्या आप समझ पा रहे हैं इन दोनों चीजों को? ठीक है दोस्त, अब देखिए कि यहाँ पे वही बताया कि ये जो है आपका बिल्कुल सेंटर हो गया, वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी इसका भी ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जहाँ पे मर्ज कर देंगे वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, उसको फोकल प्लेन बोल देंगे या फोकस पॉइंट भी बोल देते हैं। फिर जिस जगह पे ये बना रहा है और इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस तक की जो लेंथ होती है इसको हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक इधर होता है एक उधर होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है, ये वही वाला गेम है। सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं। ये एक्सिस कौन सी होती है, ये जो एक्सिस है ये बीच वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये वही सारे का सारा खेल है जो अभी तक मैं पढ़ाता आ रहा हूँ आपको मिरर के अंदर, बस इसके अंदर अंदरूनी चीजें बदलेंगी। ऐसे ही अपर्चर जो है, अपर्चर क्या होता है, ये वाला सरफेस है जिसके ऊपर लाइट गिराते हैं हम, इसी सरफेस को क्या बोलते हैं, अपर्चर। ऐसे इसमें देखिए ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया। फिर फोकस मैं बता चुका हूं कि क्या होता है, जहां पे जाके जैसे ये कनकेव है तो इसमें लाइट ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाती है, तो पीछे आके कहाँ यहाँ पे मिलती है, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ऐसी इसमें फोकस इस तरफ है, इसमें फोकस इस तरफ है। फिर फोकल लेंथ भी बता दिया है। पावर क्या होती है, पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ आपने निकाली ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो फोकल लेंथ निकाली, मान लो ये 10 मीटर आई, तो इसका उल्टा कर दो, वो क्या हो गया, आपका पावर हो गया। यानी कि 1/10 क्या हो जाएगी, आपकी पावर हो जाएगी। पावर की यूनिट क्या होगी, फोकल लेंथ की उल्टी, यानी फोकल लेंथ क्या है, 1/मीटर है, फोकल लेंथ है मीटर, लेकिन यहां पे क्या पावर क्या होती है, 1/फोकल लेंथ होती है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है, यानी कि 1/मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाती है। और इसकी यूनिट को ही, ऐसे यूनिट को हम मीटर इनवर्स ना बोल के क्या बोल देते हैं, डायोप्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये मीटर इनवर्स है, इसको डायोप्टर बोलते हैं। पेपर में आ सकता है आपसे कि आप बताइए कि लेंस की जो पावर है उसकी यूनिट क्या होती है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है। ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रूल्स के बारे में। जैसे हमने मिरर में रूल्स देखे थे ना, हम एक ही जगह पे इसके दोनों के रूल्स देख लेते हैं, फटाफट से मैं बता दूंगा। आप देखिए कि अगर कोई भी लाइट, देखिए इफ बोथ द लेंसेज रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन, अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन रे लाइट की ऐसे पास कर रही है ना, तो वो ऐसे के ऐसे ही पास कर जाएगी। यहाँ वापस आने का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये देखना कि कहाँ जा रही है, क्योंकि ये तो रियल दुनिया है ना, इधर भी रियल दुनिया है इधर भी रियल दुनिया है, तो यहाँ इधर से इधर चली जाएगी ये बिना डिफ्लेक्ट हुए। अदरवाइज अगर देखिए ऐसे जाए ना ये, तो ये इसको इसके अंदर क्षमता की ऐसे कर देगा, लेकिन यहाँ अगर वो इसके सेंटर से जाएगी बिल्कुल लेंस के, जिसको कि हम ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, तब ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तब वो सीधी की सीधी ही इधर आ जाएगी। ऐसी आप देखिए कि अगर सेम यही केस है कि कनकेव में ऐसा होगा ना, तो वो भी सेंटर से अगर गुजर रही है तो वो सेंटर से सीधी सीधी चली जाएगी बिना डिफ्लेक्ट हुए। फिर आप देखिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आती है लेंस के ऊपर गिरेगी, अगर वो कन्वेक्स के ऊपर ऐसे गिरी ना, तो वो यहां पे जब निकलेगी तो वो फोकस से होके गुजर के निकलेगी। जबकि यहां पे देखिए कि कैसे होगा, अगर यूं पैरेलल आती है तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी लाइट कि अगर मैं उसको पीछे को एक्सटेंड करूं ना, तो वो यहां पे फोकस पे आके मिलेगी। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। फिर तीसरा इसके अंदर रूल बनता है कि एक लाइट जो है वो पास करती है अगर फोकस से, आप देखिए कि फोकस इधर भी होता है इधर भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी होता है इधर भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दो लेंसेज से बने हुए हैं, मैं अभी समझा के आया हूं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं तो दो फोकस भी तो होंगे ना दोस्त। तो फोकस अगर इधर है तो इस फोकस से अगर ऐसे लाइट लेंस के ऊपर गिरी, तो भाई ये बिल्कुल इस चीज का ना उल्टा है यहां पे। यानी यहां देखिए पैरेलल थी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से गुजरी। अब यहां पे क्या है कि अगर फोकस से जा रही है ना, तो बाद में इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी जब बाहर निकलेगी। सेम यहां पे भी है। आप देखिए कि कोई लाइन ऐसे है जो अंदर वर्चुअली जाके कहीं फोकस पे मिल सकती है, तो वो यहां बाहर जाके दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो मिलेगी नहीं फोकस पे जाके। वो लाइन ऐसे आई है लाइट की कि वो मिल सकती है फोकस पे जाके, मिल नहीं रही है, तो वो यहां से जाके वो इस तरह से पैरेलल डिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या आपको ये सारे के सारे रूल्स समझ आ रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही रूल्स हैं जैसे कि मैंने आपको
लेंसेज में बताए थे, बस थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझना है। ये सोच का फर्क है सारे के सारा ऑप्टिक्स के अंदर। आपको अगर आपकी जो माइंड की कंडीशनिंग है वो चेंज होगी तभी आप इसमें समझ पाएंगे, अदरवाइज इसको आप समझ नहीं पाएंगे और लेंसेज को आप बार बार मिरर के साथ ही कंफ्यूज करते रहेंगे। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे हमने मिरर में कंसेप्ट देखे थे ना कि कोई इमेज कहाँ पे बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज कहाँ बनेगी, वही इसमें देख लेते हैं। बस इसमें मैं थोड़ी तेजी से चलूंगा क्योंकि मिरर में यह था कि आपको कुछ पता ही नहीं था, यहां आप चीजों को आपको समझ है, नॉलेज है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट यहां पे चल सकता हूं। एक चीज और, वहां पे हमने मिरर के अंदर एक चीज देखी थी कि फोकस जो होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि ये जो है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो, और ये अगर फोकल लेंथ है तो ये पूरा का पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक क्या होता है, इस स्फीयर का पूरा रेडियस होता है। ये हमने किया था, तो हमने बोला था ये पूरा रेडियस स्फीयर का जो होता है ना, ये फोकल लेंथ जो होती है उसकी हाफ होती है, यानी कि अगर मेरे को रेडियस को डिपिक्ट करना हो तो मैं डबल ऑफ फोकल लेंथ बोल सकता हूं। तो यहां भी आप बोल सकते हैं कि अगर ये जो डिस्टेंस f है तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2f हो जाएगा। यहां भी सेम चीज वैलिड रहती है, बस ये ध्यान रखना आपको। अब आप देखिए कि एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, बहुत ही दूर पड़ा हुआ है, तो वो उसकी रेज कुछ ऐसे आके इसके ऊपर गिरेंगी। अगर ऐसे आके गिरेंगी तो मैंने क्या बोला, इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये अभी रूल जो हमने पढ़े, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ये सारी की सारी फोकस से पास होनी चाहिए। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से जाके पास करेंगी, सारी की सारी फोकस से पास करेंगी, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया क्लियर। अब ये इमेज बनेगी कैसे, ये हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, वो दिख रहा है हमें बिल्कुल छोटी बनेगी, और ये जो है ये सारी की सारी रियल इमेज है, ये रियल इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है दोस्त। इसके अंदर रियल इमेज ही बनेगी, एक ही वर्चुअल का केस बनेगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो बाद में देख लेंगे, और डिमिनिश्ड साइज की बनेगी। और आगे देखते हैं हम, इसके अंदर भी क्या है कि अगर रियल बन रही है ना तो आप समझ लेना कि जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा था ना तो यहाँ पे छोटा सा ऐसा बनेगा, नीचे को एरो वाला बनेगा, इन्वर्टेड बनेगी इमेज, ठीक है दोस्त। सेकंड बनता है इसका पॉइंट कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना होके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला जो है ना उसके पास हो, तो अगर यहां पे है आपका ऑब्जेक्ट तो इस लाइन के देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन अगर गई तो वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। दूसरी लाइन अब मैंने बताया था कि अगर वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, सेंटर ऑफ लेंथ से, तो वो कहां से गुजरेगी, अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि वो सीधी की सीधी ऐसे ही जाएगी। तो ये दोनों जहां मिलेंगी वहां पे इसकी एक इमेज बनेगी। नीचे को आप देखिए ये ऊपर था, ये नीचे को बना, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये बड़ा है, ये छोटा, यानी इमेज अभी भी डिमिनिश्ड ही बन रही है, छोटी ही बन रही है। लेकिन ये क्या है, रियल है। इनको भी आप देखिए, इधर स्क्रीन रखिए, आप इनको देख सकते हैं, वाइट स्क्रीन यूं लगाइए और उस पर दिख जाएगी ये आपको। इधर से लाइट पास की, जिस भी चीज की इमेज इधर है ना, इधर पेड़ खड़ा है तो इधर दिख जाएगा आपको वाइट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगी, रियल होगी, और क्योंकि ये नीचे को बन रही है, आप देखिए ये ऊपर को है ऑब्जेक्ट का मुंह, इसका नीचे को है मुंह, तो यानी कि ये कौन सी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ठीक है दोस्त। ये सारे का मैं चार्ट भी दे दूंगा बाद में। आगे देखते हैं हम, तीसरा केस बनता है जब ये 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पड़ी हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सीधी सीधी बात याद रखिएगा कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई चीज होती है ना वो उसी साइज की बनती है। आगे आप देखो कि अगर ये 10 मीटर की है तो इधर भी ये 10 मीटर की बनेगी। यहां देखिए ये एक लाइन जाएगी पैरेलल इसके, तो पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से गुजरेगी तो ऐसे आएगी। फिर एक लाइन ऐसे जाएगी जो सेंटर ऑफ लेंस से गुजरेगी तो वो ऐसे जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो वो कहीं भी आपका डिफ्लेक्ट नहीं करती, सीधी सीधी आती है। दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पे जाके इमेज बन रही है। यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, यानी इधर 2f1 और इधर 2f2 है, यानी दोनों पे ही इमेज बन रही है। आप देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका कर्वेचर 1 पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, कर्वेचर 2 पे जाके इमेज बन रही है। कर्वेचर 2 किसका है, मैंने बताया था ना, एक ऐसे लेंस है और एक ये जो है ये एक ऐसे लेंस है, समझ गए। तो वही वाला खेल है सारे का सारा। चलिए अब इसके अंदर हम देखते हैं आगे अगला केस। तो यहां भी क्या है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, स्क्रीन पे ली जा सकती है इसलिए रियल है, और सेम साइज की है, तो वही चीजें सेम है। अब चौथा केस क्या बनता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका 2f और f के बीच में, यहां देखना 2f और f के बीच में है। अब देखिए एक लाइन इसके ही पैरेलल गई तो यहाँ पे फोकस से गुजरेगी, और एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये छोटा था ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज क्या बनी, बड़ी बनी, इमेज इज लार्जर, ठीक है दोस्त। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन उल्टी है तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये नीचे को ऐसे उल्टा होकर दिखाई देगा, और ये छोटी है तो ये बड़ा हो गया, और ये रियल इमेज है कि इसको स्क्रीन पे भी लिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी इसको मिरर से कंफ्यूज मत कर देना, ये क्या है, लेंसेज हैं दोस्त, और ये कन्वेक्स लेंस चल रहा है।
और कन्वेक्स लेंस का थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब किसके जैसा रहता है, कनकेव मिरर जैसा रहता है। जी हाँ, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। चलिए देखिए, इसमें 6 केस बन रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, और इसमें भी लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कनकेव मिरर में होता था, कनकेव मिरर में, कन्वेक्स में नहीं, कनकेव में। ठीक है, तो इसका लेना देना ज्यादा किससे, कनकेव मिरर से। कन्वेक्स लेंस का थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब कनकेव मिरर जैसा है। अब अगला केस बनता है कि फोकस के ऊपर पड़ा है। अगर फोकस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो पहले तो यहां से रे पैरेलल जाएगी इसके, तो वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी। आप देखिए ये पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब है ये कहीं भी नहीं मिल रही है, ये बहुत दूर जाके मिलेंगे इन्फिनिटी पे, तो यानी कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये तो हमारा तय है, ये देखिए इन्फिनिटी लिखा हुआ है। फिर दूसरा क्या है कि इमेज जो होगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे बन रही है, ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी। हम इसको पास स्क्रीन लगा के नहीं देख सकते, बहुत दूर कहीं स्क्रीन लगानी पड़ेगी, तब जाके हमें ये इमेज शायद दिख जाए। और ये बहुत बड़ी बनेगी इसके हिसाब से, तो यहाँ पे लार्जर इमेज बन रही है। और कौन सी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी ही बनेगी। यहाँ पे ये भी है, स्क्रीन लगा के देखी जा सकती है, तो इसका मतलब है रियल है ये। लास्ट केस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, जैसे उसमें करवाया था कनकेव मिरर में करवाया था, वैसे ही कन्वेक्स लेंस का जो लास्ट केस है ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट देखिए, अभी हमने फोकस पे देखा, अब फोकस से भी इस तरफ आ गया, बिल्कुल पास आ गया। तो जैसे ही फोकस से इस तरफ आएगा तो एक लाइन देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यूं जाके यहां फोकस से गुजर जाएगी। अब दूसरी लाइन देखिए कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी तो ये यूं जा रही है। आप मेरे को बताओ कि ये दोनों लाइन, आप जरा इसको ही देख के बताओ, ये दोनों लाइन आगे जब जा रहे हैं तो इनकी दूरी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। देखिए दूरी बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए पहले कम थी दूरी, फिर बढ़ रही है। तो क्या ये इधर कहीं मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। इधर कितनी भी कोशिश कर लो, ये लाइनें इधर कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या ये लाइनें इधर जाके कहीं मिल सकती हैं? जी हाँ, इधर जाके मिल सकती हैं। पर क्या मिल रही है? सच में नहीं मिल रही है। लेकिन ये पीछे जाके मिल सकती हैं। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, एक वर्चुअलिटी क्रिएट हो गई। आप समझो इस चीज को। यहां देखिए जो भी हो रहा था रियल में मिल रहा था सब कुछ, लेकिन यहां देखिए ये पीछे जाके हम बोल रहे हैं कि मिल सकती हैं। ये डॉट डॉट लगा दी, जहां ये डॉट डॉट लगा, इसका मतलब ये वर्चुअलिटी क्रिएट हो गई है। ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि पीछे जाके मिली होंगी कहीं, ठीक है। अदरवाइज तो ये कहीं मिल ही नहीं रही है। आप असली वाली लाइंस को देखिए, ये कहीं नहीं मिल रही है, पीछे जाके बस हम देख रहे हैं कि ये पीछे जाके कहीं मिली। अब यहां पे वर्चुअल इमेज का लेंसेज में कैसे पता लगता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है अगर इमेज भी उसी साइड बन जाए तो वो 100% है कि वर्चुअल इमेज होगी। लेकिन जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है अगर इमेज उसके उल्टे वाली साइड बने, यानी इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज अगर इधर बनती है तो यहां पे क्या है, वो रियल इमेज होती है। जबकि मिरर में उल्टा था, मिरर में जहां ऑब्जेक्ट पड़ा था उधर ही अगर इमेज बन जाए तो हम बोलते थे कि वो रियल है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं दोनों में कंसेप्ट अलग अलग है। कंफ्यूज मत कर देना भाई, बहुत डीपली आपको देखना पड़ेगा तब चीजें समझ में आएगी। ये आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि छोटी चीज है, ये तो ऐसे ही है, लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन देगा ना आपको और वो बोलेगा कि 2F और F के बीच में कोई पड़ी है, या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बताओ कहां बन रही है, और वो कन्वेक्स लेंस बोल देगा, कभी कनकेव मिरर बोल देगा, कभी कन्वेक्स मिरर बोल देगा, तो भाई तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी, हवाइयां गुम हो जाएंगी। मैं सच कह रहा हूं, इसीलिए मैं फिगर्स के साथ बता रहा हूं, बहुत डीपली बता रहा हूं, टाइम ले रहा हूं इस चीज को बताने में। ये मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तक जा रहा हूं, इसलिए इतना मेहनत है। टियर 1 के लिए अगर ना भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि देख के जाइए। आज की डेट में कुछ नहीं पता भाई एग्जाम का कि कैसा आ जाए, तो क्यों आप छोड़ के जाएं। इतना भी कोई लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार समझने की देरी है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक वर्चुअलिटी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन गई, और आप इमेज देखिए बड़ी बनी है। ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज देखो इतनी बड़ी बन गई। तो ये इसका यूसेज है, आगे चल के इसके यूसेज वगैरह भी देख लेंगे। तो यहाँ पे इमेज जो है लार्जर बनती है, वही मैंने बताया। और ये ही एक ऐसा केस है इसके अंदर जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सारी रियल बनती है। ऐसी हमने कनकेव मिरर में भी ऐसी देखा था कि एक ऐसा केस था जिसमें मैग्निफिकेशन बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बड़ा आपका इमेज बनती है, और हम क्या बोलते थे उसमें कि भाई ये जो इतनी बड़ी इमेज बनी है शेविंग शुविंग में या डेंटिस्ट के काम आती है। वैसे यहाँ पे हम नहीं बोल रहे कि डेंटिस्ट के काम आती है, ये इसके अलग अलग यूसेज है, आगे देख लेंगे। बट ये इमेज बहुत बड़ी इस केस में भी वैसे ही बन रही है, और वर्चुअल है तो ये इरेक्ट रहेगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही है। आप यहाँ पे उल्टा एरो नहीं दिखा सकते कि इन्वर्टेड बन रही है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है दोस्त। चलिए, वर्चुअल का ज़्यादा लेना देना उसी से रहता है, इरेक्ट से, और रियल का इन्वर्टेड से। आप देखिए ये सारे केसेस में बन गए हैं। आप क्या कीजिएगा, ये केसेस हो गए कन्वेक्स लेंस के, ऐसे ही हम आगे कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस के भी करेंगे।
दो केस, इनके दो टेबल और उनके दो टेबल मिरर्स के, उनको ढंग से अपने सामने रख के एक बार अच्छे से कंपेयर कर लेना। ये सारा मैंने प्रिंटेबल वाली पीडीएफ में डलवा दिया। लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि इनकी हमें वो प्रेजेंटेशन की भाई प्रिंट लेनी है। मेरे गुरुदेव, मैंने आपको यार अलग से इतने पैसे फूक के हमने प्रिंटेबल पीडीएफ किस लिए दिए हैं? प्रिंटेबल पीडीएफ पे हमने लाखों रुपए फूक दिए, इतने पूरी टीम बिठा दी कि भाई प्रिंटेबल पीडीएफ बनाओ बच्चों के लिए। बच्चे बोलते फिर भी कि हमें इसकी क्लास नोट्स वाली पीडीएफ चाहिए। भाई इसकी पीडीएफ का 10-15 रुपए एक पेज के प्रिंट करवाओगे तुम, एक पेज 200 पेज इसके हुए, कितने बने भाई? क्या तुम 3-4 हजार एक पीपीटी के दोगे क्या प्रिंट करवाने के लिए? मैंने वो इसलिए बनवाई है पीपीटी पीडीएफ प्रिंटेबल भाई, जिनको कि तुम प्रिंट कर सकते हो ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए, ना कि इसलिए कि तुम ये सब मांगते रहो कि ये दे दो हमें। ये सब उसमें भी डाल दिया, तो ये किस लिए चाहिए? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ पा रही है बात। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये सारे के सारे केस बनते हैं। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला एनलार्ज्ड इमेज सबसे ज्यादा इसी में बनती है। तो ये मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट केस अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो ये पूछने में ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। अगला हमारा बनता है अब कनकेव लेंस का। कन्वेक्स पढ़ लिया, कनकेव लेंस पे आते हैं। मैंने इसमें क्या बताया कि कोई भी इमेज ऐसे, कोई भी लाइट ऐसे आती है तो ये उस तरफ डिफ्रैक्ट कर देता है, जो कि फिर पीछे जाके यहाँ पे क्या बनता है, इसकी इमेज बनती है। अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज भी इधर बन रही है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज बन रही है, मतलब वर्चुअल इमेज ही बन रही होगी। आप देखिए डॉटेड लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ा है कि हो सकता है यहाँ पे आके मिल जाए। रियल में थोड़ी मिल रही है, रियल में वो उधर जा रही है, वो उधर जा रही है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। और जैसे कि हमने देखा था अपना कन्वेक्स मिरर के अंदर केवल 2 केस बनते हैं, याद कीजिए जब मिरर पढ़ा है, कन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस बनते हैं। वैसे ही यहां कनकेव लेंस में 2 केस बनते हैं। जी हां, मैं कनकेव लेंस बोल रहा हूं और कन्वेक्स मिरर बोल रहा हूं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं थोड़े से, तो इन दोनों में 2-2 केस बनते हैं। मैं ऐसे तरीके से आपको समझा रहा हूं, अगर और कोई होता ना भाई तो खिचड़ी पका देता। मैं दिमाग में बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूं इन चीजों के लिए, दिमाग में मेरे सीक्वेंस सही सेट है, मुझे पता है, नॉलेज है, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें इतनी बारीकी से बता पा रहा हूं। जिसको नहीं पता होगा ना वो हवा हवाई हो जाएगा। टीचर हिस्ट्री पॉलिटी कोई भी पढ़ा लेता है, यहां पे जनता बैठी है हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाने के लिए। साइंस में बैंड बज जाती है, बायो में लोगों की बैंड बज जाती है, और सबसे ज्यादा घनी बैंड तो फिजिक्स में बजा है भाई जी। समझ आ गई बात? फिजिक्स इतना आसान चैप्टर नहीं है, बस लोग मोटा मोटा बता के निकल जाते हैं। मैं सब करवा रहा हूं आपको, तो इसीलिए बोला था कि बहुत फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। आप कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, कहीं पास पास भी दिखेगा नहीं कोई। अब आप देखिए यहां पे कि पहला केस बनता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख दें। मान लो भाई मेरे कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो एक रे तो ऐसे आएगी जो यूं रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक ऐसे आएगी जो यूं डिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब यहां से इनको हमने बोल दिया कि पीछे को कहीं जाके मिलेंगी, तो ये क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस है तो पास करेंगी करेंगी। अब क्योंकि ये उधर को डिफ्रैक्ट कर रहा है तो उधर तो कहीं मिल नहीं सकती भाई, ये कहां मिलेंगी उधर जाके, जब इसने उधर उसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो यहां कहां मिलेंगी, यहां थोड़ी मिल जाएंगी। अब इनको इधर देखना पड़ेगा, ये इधर ही कहीं आके मिलेंगी, तो यहां पे आके मिलेंगी। और ये जो है ना, ये बनाएंगी फिर इस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनाएंगी, और ये एक वर्चुअल इमेज बनाएंगी, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ना तो ये इमेज छोटी सी बनेगी और ऐसी ही बनेगी, एरो ऊपर को ही बनेगा, इधर भी ऊपर को रहेगा तो इधर भी ऊपर को ही रहेगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस इसका जो बनता है ना, वो बनता है जब आप 2f और f के बीच में रखते हो। ठीक है, 2f और f के, पहली तो थी इंफिनिटी पे, दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द फोकस। यानी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया कि फोकस और इसके बीच के में कहीं यहाँ पे रख लेते हैं, पास से में रख लेते हैं, बहुत दूर रखेंगे तो फिर तो वो वैसी बन जाएगी। तो यहाँ पे जब भी हम रखेंगे तो ये देखिए कि एक तो ये इधर जाएगा तो इधर कोई, एक ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। तो जब ऐसा होगा तो आप देखिए कि ये कहां जा रही है, उधर तो कहीं मिल नहीं सकती इससे, तो ये पीछे को आके मिलेगी। जब पीछे को आके मिलेगी तो इस पॉइंट पे मिलेगी। तो ये बड़ा ऑब्जेक्ट था जो छोटा सा दिखाई दे रहा है हमें, जब ये छोटा सा हो गया तो भाई मेरे ये क्या होगी, फिर से ये ऊपर को ही दिखाई दे रहा है। देखिए ये भी ऊपर को, ये भी ऊपर को एरो, यानी ये वर्चुअल इमेज ही बन रही है, और इसको इरेक्ट इमेज बोलेंगे। और इसको स्क्रीन पे ऐसे नहीं देख सकते, ये सब वर्चुअल इमेजेस हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और स्मॉलर साइज की है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कनकेव लेंस का दोस्त।
तो कनकेव लेंस में सिर्फ यही दो कंसेप्ट बनते हैं, पहला बनता है इन्फिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि आप देख लीजिए कहीं भी इसको रखेंगे आप कहीं भी रख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2f2 और f1 के बीच में क्यों रख रहा हूं, मैं यहां पे क्यों नहीं रख रहा, मैं वहां पे क्यों नहीं रख रहा। आप कहीं भी रख लीजिए, जहां आपका दिल करेगा ना आप वहां रख के देख लीजिए। आप यहां भी अगर रखेंगे एक ऑब्जेक्ट को तब भी आप यही करेंगे कि आप इसको इधर को डिफ्रैक्ट करेंगे और फिर ये इधर को आप देखिए करके देखिए। आप ये देखिए कि इसको आप फोकस से पास करना चाहिए। फोकस से कैसे पास करेगा, ये तो फिर इधर को चला जाएगा, ऑब्जेक्ट को काट के जाएगा क्या उधर, बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट को काट के जाएगा क्या? समझना यार जरा। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे बोले कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं ये इमेज है, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे, तो अब यहां से यूं डिफ्रैक्ट हुआ तो पीछे जो भी चीज ऐसे पैरेलल लाइन जा रही है इसके, उसको पास कहां से करना है, फोकस से करना है। आप देखिए ना यहां भी तो फोकस से पास किया था इस केस में, तो इसको तो फोकस से पास करना है। तो ये क्या आप ये बोलेंगे कि यहां भी फोकस से पास करेगा, ऑब्जेक्ट के बीच में से जाएगा? ये नहीं, ये केस नहीं बन सकता। समझ आया बात? इसलिए इसमें भी दो ही केस बनते हैं। आप ये मत समझना कि इसके और इसके बीच में रख दें, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में एक केस, ऐसे नहीं। दो ही केस बनते हैं जो मैंने बता दिया आपको। एफ से इधर ही होना चाहिए, फोकस से इधर गया तो कोई केस नहीं बनता, फोकस से इस तरफ ही रखना पड़ेगा आपको दोस्त। चलिए, तो इसीलिए ये दो केस बनते हैं, ये दोनों देख लीजिएगा। इसमें हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ऐसे ही हमने कन्वेक्स मिरर में भी देखा था कि उसके अंदर लास्ट केस में हाईली डिमिनिश्ड बनती थी, इसीलिए हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर जो है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स दिख जाती हैं। अंधे मोड जो होते हैं, ब्लाइंड टर्न होती है, वहां भी लगाया जाता है ताकि बहुत सारे व्हीकल एक साथ दिखाई दे जाए कि उधर से कोई आ रहे हो तो, ठीक है, ताकि टक्कर भी ना हो। तो ये केस इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है। और तो कोई ऐसा है नहीं इसमें। चलिए, अब फॉर्मूला ऑफ लेंस की मैं बात कर लेता हूं। जैसे मिरर का एक फॉर्मूला है, ऐसे इसका भी फॉर्मूला है कि 1/u + 1/v = 1/f होता है। u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v होता है इमेज का डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। ये सब इसी फॉर्मूले को आप रीअरेंज करते रहेंगे तो आप अलग अलग तरीकों से चीजें कर सकते हैं। ऐसी देखिए, ए लेंस फॉर्मूला मे बी डिफाइंड एज द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इट मे बी रिटन एज दिस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये क्यों माइनस लिखा हुआ है, ये वही वाला गेम है सारे का सारा, क्योंकि मैंने बताया ना रियल और वर्चुअल का सारा इसमें पंगा है। तो आपको u कौन सा लेना है, v कौन सा लेना है, रियल वाला लेना है, वर्चुअल वाला लेना है, क्योंकि दो साइडें बनती है, एक उधर की एक इधर की। तो वो सब केस है, आप बस इस जनरल फॉर्मूले को याद रखिए। अब क्या है कि इतना डीपली कोई नहीं पूछने वाला है इसके अंदर, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा गहराई में उतर के आपको बता चुका हूं चीजें। अब इतनी ज्यादा गहराई में अगर जाएंगे ना फिर हम कैलकुलेशन में चले जाएंगे, और कैलकुलेशन आती नहीं है वनडे किसी भी एग्जाम के अंदर, बहुत रेयर, क्या कोई चांस ही नहीं है कि कैलकुलेशन आ जाए। बस फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, या तो फॉर्मूला ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप, या फॉर्मूले को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक फॉर्मूला और आपसे पूछा जा सकता है, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन का। हम ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूं। आप देखिए यहां पे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। अब आप देखिए यहां पे कि यहां पे मेरे को अगर मैग्निफिकेशन बताना हो कि क्या होगी, तो ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट थी, मान लो ये 10 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां जाके ये सिर्फ 5 मीटर का रह गया, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितनी है 5, और उसको डिवाइड कर दो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो वो है 10। तो यानी कि मैग्निफिकेशन आप देखिए 1 से कम हो गई, 0.5 हो गई। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कम होने का मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो छोटा बन रहा है। लेकिन अगर वहीं पे उल्टा होता, मान लो कि एक पिछले केस में हम जाएंगे, जैसे कि इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन समझ आ गया ना। अब इससे पिछले केस में एक बार मैं आपको जाके दिखाता हूँ। एक केस में यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज देखिए सिर्फ 2 मीटर का, और यहाँ देखिए इमेज 10 मीटर की बन गई। तो अब हम क्या लिखते हैं मैग्निफिकेशन को, इमेज की हाइट 10 मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 2, तो आप देखिए कितना हो गया, ये तो 5 हो गया। ये तो मतलब ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज कितनी बड़ी बनी ऑब्जेक्ट से। तो यहां पे 5 का मतलब है कि बहुत बड़ी इमेज बन गई। समझ गए इस चीज को? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का यहाँ पे देखिए h' हो गया इमेज की हाइट अपॉन h हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट। ऐसी आप इसको डिस्टेंस से भी मेजर कर सकते हैं। एक माइनस का साइन लगाइएगा, उसका कारण है कि कई बार डिस्टेंसेस मैंने बताया ना आपको माइनस में लेने पड़ते हैं, वो सेम साइड में या उल्टी साइड में बन रहा है, उस चक्कर में होता है वो। तो यानी कि v/u होता है इमेज का डिस्टेंस अपॉन आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो अगर आपको ये दोनों दे दिए जाए ना और मैग्निफिकेशन कभी पेपर में आ जाए, ये आ सकता है, ये बहुत आसान चीज है। आपको कुछ नेगेटिव नहीं देखना, सीधा इसका मॉड्यूलस ले लेना कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस कितना है v,
डिवाइड बाय में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, ऑप्टिकल सेंटर से देखा जाता है लेंस में। ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया ना भाई मेरे, ये बिल्कुल लेंस के बीच का, तो इमेज कितनी दूर बन रही है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, वो सब देखा जाता है इसमें, और उससे क्या है आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए पावर ऑफ लेंस की मैं बात करता हूं, वैसे तो मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी बताता हूं। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, फोकल लेंथ के इनवर्स में होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर इनवर्स, जिसको कि लोग डायोप्टर के नाम से जानते हैं। अब फोकल लेंस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। जो कन्वर्जिंग लेंस है, ये जो ऐसे कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जबकि डाइवर्जिंग लेंस जो होता है कनकेव वाला, इसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए ऐसा करता है तो हम पीछे को आना पड़ता है, ये इस तरफ आना पड़ता है, इसलिए हमें नेगेटिव लेनी पड़ती है, क्योंकि हम इस सेंटर से वापस से इधर आ रहे हैं। अगर हम आगे जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन वापस से इधर आ रहे हैं इसलिए नेगेटिव लेते हैं इसको, तो इसकी नेगेटिव लेनी पड़ती है। तो वही सब चीज़ें हमने यहाँ पर भी बता रखी है, अब पढ़ लेना एक बार। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अब देखिए डिफेक्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ क्या होते हैं। हालांकि ये मैंने बायो में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड बताता हूँ आपको मैं। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स शेप टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, ये कॉल्ड है एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन होते हैं ये कोल्ड के, यहाँ बीच में एक स्पेस डाल लेना। ए नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। और यही सवाल एग्जाम में 10 बार पूछा भी हुआ है। उसमें ये पूछा था, आई थिंक 2 साल पहले एग्जाम के अंदर ये पूछा था कि एक मिनिमम डिस्टेंस बताओ जितना होना चाहिए एक बुक के और एक रीडर के बीच में। एक व्यक्ति है, वो एक किताब पढ़ रहा है, मान लो एक किताब मैं पढ़ रहा हूं, अब मेरी आंखों के और इस किताब के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम वो डिस्टेंस बताओ कि मेरे को यहां पे लिखे अक्षर एकदम बिना स्ट्रेन के क्लियर दिखाई दे। तो वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। आप देखिए, आप इसको बिल्कुल पास ले आइए, इन अक्षरों को ऐसे करके देखो और 10-15 सेकंड तक देखो, उसी अक्षरों को आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आई है ना, उसको कम से कम 25 मीटर की दूरी चाहिए है, तभी वो एक साफ सुथरी और बिना स्ट्रेन के इमेज बना सकती है। अब ज्यादा पास लाएंगे तो आपका सर दुखने लग जाएगा, इसका मतलब आपकी आई जवाब दे रही है कि तुम गलत कर रहे हो, थोड़ी दूर से देखो। समझ गया कि? तो यही आ रखा था पेपर में। आप देखिए कि अब 25 सेंटीमीटर से इधर कितनी भी दूरी हो सकती है, ईजी है, लेकिन आप 25 सेंटीमीटर से इधर जाएंगे तो समस्या है। आप देखिए कि इसमें क्या होता है, ये तो हो गया नॉर्मल केस, कि नॉर्मल केस में क्या है, ये रे ऑफ लाइट आई और ये यहाँ पे रेटिना पे ही आपकी इमेज बना देगी, ये रेटिना होता है ये वाला, ठीक है दोस्त। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसका एक केस बनाता हूं जिसके अंदर नियर साइटेड है, नियर साइटेड मतलब जब हम पास का देख सकते हैं, जैसे मुझे क्या है नियर साइटेडनेस है, मैं पास का देख सकता हूं, मैं दूर का नहीं देख सकता बिना चश्मे के, तो मेरे को नियर साइटेडनेस है, इसको बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये नियर साइटेडनेस क्या है कि जो ये ऐसे आ रही है ना रे ऑफ लाइट, ये अपनी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रही है, ये आगे यहां आगे कहीं इमेज बनाई जा रही है, जबकि बननी चाहिए थी रेटिना पे। आप मेरे को बताओ, अगर आगे बन रही है तो अगर मैं कोई ऐसा लेंस लगा दूं जो ये जो कन्वर्ज हो रहा है ना, ये थोड़ी देर में कन्वर्ज हो, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, कनकेव लेंस लगा दिया। यानी कि जो हमारे पास ये रे सीधी आ रही थी ना, ये रे अभी सीधी आ रही थी ना, जो इसको इस लेंस ने थोड़ा सा ऐसा किया और फिर आंखों के लेंस में जाके आंखों में कन्वर्जिंग लेंस लगा, तो ये ऐसे गई, तो अब ये आंखों के लेंस ने ऐसे कन्वर्ज कर दिया, तो ये इजीली यहाँ पे रेटिना पे वापस से इमेज बना देगी। क्या समझ आया आपको कंसेप्ट? ये तो कंसेप्ट वाली बातें हैं सारी की सारी, वही मैं कह रहा हूं ना, इतना आसान थोड़ी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा लेंस लगता है, आपका कनकेव लेंस लगता है, किसमें, मायोपिया में या नियर साइटेडनेस में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे भी आगे, ये मैं यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका। फिर ऐसी कन्वेक्स में देखिए क्या होता है, कन्वेक्स में ना अगर मान लीजिए कन्वेक्स लेंस ना हो तो आपकी आई की जो ऐसे ऐसे जाएगी और ये आई की इमेज जो है ना, आई के रेटिना पे ना बन के पीछे बन रही है कहीं, जबकि इमेज रेटिना पे बनेगी, रेटिना एक स्क्रीन है तभी हमें दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे आपको ये आप देखिए कि बहुत दूर जाके कन्वर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इन रेज को अगर जल्दी कन्वर्ज करवा दें, ऐसे ना करके, ये रे जो ऐसे आ रही थी, इनको अगर एक बीच में लेंस लगाएंगे तो ये पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी, और फिर यहाँ का जो आई का लेंस है इसमें यूं जाएंगी सीधी, इसमें और कन्वर्ज हो जाएंगी, तो ये 2 बार कन्वर्जेंस होगी, तो यहाँ पे अब आपकी इमेज बन जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा दोस्त, आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा, दूर की चीजें भी और पास की भी। क्योंकि फार साइटेडनेस क्या है कि आप दूर का देख सकते हैं लेकिन पास का नहीं देख सकते, साफ नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो ये यूजुअली बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है। ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये होता है मायोपिया। तो मेरे को जैसे क्या है मायोपिया, इससे आप याद रख सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब नियर साइटेडनेस जिसको कि मायोपिया बोलते हैं, मैं कंसेप्ट तो आपको समझा ही चुका हूं इसके अंदर कि क्या होता है, पास का दिखाई देता है,
दूर का नहीं दिखाई देता है। अगेन वही वाली चीज़ है, फोकस का मैंने बता दिया। आजकल बच्चों को ये हो रखा है, आई स्ट्रेन की वजह से होता है। आप देखिए कि आप सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, या विटामिन शिटामिन की कमी हो जाती है, आपका थोड़ा सा आई बॉल में फ़र्क आ जाता है। आप यूँ करके टीवी देखते रहते हैं। हम बचपन में यूँ करके यूँ ज़ॉम्बी बन के टीवी देखते रहते थे, इसलिए हो गया ये, है ना। तब पेरेंट्स को भी इतनी समझ नहीं होगा, जैसे टीवी नए नए आए थे तो ऐसे ऐसे देखते रहते थे ज़ॉम्बी बन के, लेट के यूँ करके लेट जाते, यूँ टीवी देखते रहते थे। बताओ, उससे हो गया और क्या है। फिर इसको बोलते हैं मायोपिया। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगता है? कनकेव लेंस। अभी समझा के आए कि क्यों लगता है, ठीक है दोस्त। और बस वही लिखा हुआ है यार, ये सारे का सारा। आप क्या बताऊं इसके अंदर, क्या चाहते हो तुम। फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस। इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अभी मैं आपको समझा के आऊँ क्यों होता है। क्योंकि आप देखिए जो रे ऑफ लाइट आ रही है दूर बना रही है इमेज, जबकि हमें रेटिना पे लेके आनी है। तो हम चाहते हैं एक ऐसा लेंस लग जाए, यहाँ पे देखिए एक लेंस आया जिसने पहले कन्वर्ज किया, फिर इसमें से जाके और कन्वर्ज हुई, तो 2 बार कन्वर्जन से यहाँ पे इजीली इमेज बन जाएगी। जो दूर बन रही थी वो वापस से पास में ही बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी दिक्कत करेक्ट हो जाएगी। समझिए। तो ये फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए या हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। फिर आगे हम देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? ये इसमें क्या हो रहा है, जैसे देखिए ना आपकी कि यहाँ पे जो कॉर्निया है ना, ये बिल्कुल गोल है, लेकिन यहाँ इसका कॉर्निया क्या है, गोल ना होके ऐसे अंडाकार का हो गया, ओवल हो गया। अब आपका समस्या ये हो जाएगी कि जो भी रेज आएंगी ना, कुछ रेज तो आपकी सीधी सीधी आके यही रेटिना पे इमेज बनाएंगी, कुछ आपकी रेज और आएंगी जो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स हो रहे हैं। कुछ रेज एक्स्ट्रा आ जाएंगी जो इधर फोकस बना रही है, कुछ इधर बना रही है, यानी 3-4 जगह पे फोकस बनाएंगी, तो वो उल्टी पुल्टी आपको इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। द आइडियल कॉर्निया हैज ए परफेक्टली राउंड सरफेस, लेकिन इसमें राउंड नहीं होता। एनीथिंग अदर देन परफेक्टली राउंड कंट्रीब्यूट्स टू एबनॉर्मल कॉर्नियल कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। और इसको करेक्ट करने का पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन से लेंस से इसको करेक्ट किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे सिलेंड्रिकल लेंस लगाए जाते हैं। सिलेंडर की शेप के लेंस होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कैसे बना के दिखाऊंगा, ऐसे सिलेंडर की शेप में एक लेंस होंगे, तो वो इस चीज को हेल्प करेंगे। वो जितनी भी आपकी मल्टीपल इमेजेस बन रही है उसको फोकस करके एक ही जगह पे ले आएंगे, तो आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। ये पूछ सकता है एग्जाम में, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स कहाँ बनते हैं, तो आप बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म में बनते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। आप देखिए कि ये यूजुअली बूढ़े लोगों में होता है, जब आपकी उम्र ढलने लग जाती है 40-45 के बाद ये शुरू हो जाता है। होता क्या है कि आपकी आइज की जो सिलियरी मसल्स है ना, जिसने आइज को पकड़ा होता है ऊपर से और नीचे से, वो थोड़ी वीकन होनी शुरू हो जाती है, तो इसके लेंस ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। प्रेस बायोपिया इज ए रिफ्रैक्टिव एरर। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर है दैट मेक्स इट हार्ड फॉर मिडल एज लोगों के लिए एंड ओल्डर एडल्ट्स टू सी थिंग्स अप क्लोज, कि पास की चीजों को देखने में भी इनको समस्या होने लग जाती है। और इट हैपन्स बिकॉज द लेंस स्टॉप्स फोकसिंग लाइट करेक्टली ऑन द रेटिना। लेंस प्रॉपरली फोकस नहीं करता है रेटिना पे, इस वजह से ये होता है। आजकल तो वैसे ही जल्दी हो जाएगा लोगों को, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम, आप देखिए पूरा पूरा दिन स्क्रीन हम लोग देखते हैं। प्रेस बायोपिया इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। ये एजिंग के साथ आएगा ही आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मसल्स वीक होंगी तो ये होगा ही होगा। लेंस तो हिलेगा भाई अपनी जगह से। एवरीवन गेट्स प्रेस बायोपिया एज दे गेट ओल्डर, यूजुअली आफ्टर 45 ईयर्स होता है ये। मैनी पीपल हैव अनदर रिफ्रैक्टिव एरर इन एडिशन टू प्रेस बायोपिया। और भी आपके रिफ्रैक्टिव एरर हो सकते हैं आईज के अंदर। बायफोकल और मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज आर ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर पीपल विद प्रेस बायोपिया। या तो आँख का लेंस ही बदलवा लो तो या फिर क्या है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के लेंसेज आपने देखे होंगे, शायद आपके पेरेंट्स के पास भी हो, कि एक ऐसा लेंस आता है सिंगल विजन, या तो वो डिस्टेंस का होगा या पास का होगा। एक बायफोकल लेंस आता है जिसको बीच में से ऐसा बनाया होता है। नीचे से आप देखेंगे, लेंस के नीचे से देखेंगे, यूं अखबार पढ़नी है ना, तो आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि आपको पास की नजर भी कमजोर है और दूर की भी कमजोर है। और दूर का ऊपर वाले डिस्टेंस से देखेंगे तो दूर का साफ दिखाई देगा, ऐसा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि इसमें यूं इस तरह से बनाया होता है कि ये नियर का हो गया, ये डिस्टेंस का, इस तरह से। एक होता है इंटरमीडिएट, कि यहाँ से आपको दोनों बीच से का पोजीशन दिखाई दे जाएगी, यहाँ से बहुत दूर का दिखाई देगा, यहाँ से पास का दिखाई देगा। ये अलग अलग तरह के लेंसेज इसके अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, बस ये समझिए, ये मसल्स थोड़ी वीक होनी शुरू हो जाती हैं तो लेंस हिलना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से सारे के सारे कारनामे होते हैं।
फिर आगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की मैं बात करता हूं। इसमें क्या है, ये आप देखिए कि आपके हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर देखिए अलग अलग लेयर्स हैं। जब अलग अलग लेयर होंगी तो क्या मैंने बताया था कि कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो डेंसर हैं, कुछ रेयरर हैं, फिर और रेयरर है। ऊपर जाते रहेंगे तो बिल्कुल ही आप वैक्यूम की तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर जाएंगे तो लेयर्स एटमॉस्फेयर का प्रभाव कम होता जाता है। तो इसका मतलब है कि आप जब इधर से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं या किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको वो चीज जरूरी नहीं कि वैसी की वैसी वहीं दिखाई दे। कई बार ऐसे मिराज इफेक्ट आते हैं कि आप जमीन में देख रहे हैं, आपको पानी दिखाई दे रहा है लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही आप देखिए कि बहुत सारी चीजें आप देखिए, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। अब आप देखिए कि रियल में क्या होता है, स्टार यहाँ पे है, लेकिन आपको क्या है, ये एटमॉस्फेयर लेयर्स जो होती है ना, इनकी दिक्कत यही है कि यह डिफ्रैक्ट हो के ये स्टार मान लीजिए कि है यहाँ, आपको अपेरेंट स्टार की पोजीशन यहाँ दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये लेयर्स है ना, जो यहाँ से स्टार की लाइट आई तो वो डिफ्रैक्ट होती रहेगी। जब वो डिफ्रैक्ट होकर आपकी आंख तक आएगी ना तो वो लाइट कुछ ऐसे हो जाएगी डिफ्रैक्ट होके। जब ऐसे हो जाएगी ना तो आपको ये आगे एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा, अच्छा तारा यहाँ पे है, तो ये नकली पोजीशन आपको तारे की दिखाई दे रही होती है और ये असली दिख रही होती है। अब आप देखिए कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी आप समझना थोड़ा सा कि जैसे ये इस चीज को देखिए आप, ये देखिए मैं यूं करूंगा ना तो आपको ये ट्विंकलिंग सी लगेगी, या फिर आप इसको देखिए, इस बड़े वाले को मैं यूं करता हूं, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, यूं चसबुच सा। वैसा ही सीन यहाँ भी है कि आपको कभी ये ऐसा लगेगा कि तारा यूं जगमगा रहा है, जबकि तारा कोई जगमगा नहीं रहा होता, ऐसे ट्विंकलिंग नहीं करता है तारा। ठीक है दोस्त। ऐसे ही आप देखिए कई बार आपको सुबह ना जब सनराइज दिखाई देता है तो वो 2 मिनट जल्दी दिखाई देता है, विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल। अभी सन राइज नहीं हुआ होता है फिर भी आपको दिखाई देता है, आप यहाँ पे हैं। ठीक है दोस्त। अब देखिए कि ट्रू पोजीशन सन की यहाँ है। अब होता क्या है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं तो पहले ये लाइट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे और तब जाके आपकी आंख तक ऐसे पहुंचती है। ये रिफ्रैक्शन हो रही है मल्टीपल। अब आपकी आंख तक पहुंची, लेकिन आप देखिए ना कि रियलिटी में आपको सन तो यहाँ है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये दिखाई क्यों दे रहा है। आप इसको पीछे को एक्सटेंड कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या है, इसकी सन की एक परसीव्ड पोजीशन दिखाई देगी, जबकि रियलिटी में यहाँ पे सन नहीं है, सन यहाँ पे है। ये वही वाली गेम है जैसे वो मैंने मछली की आंख वाली बताई है, वही कहानी है ये सारी का सारा। बस दिक्कत ये है कि वो मछली की आंख में हमारे पास पानी मीडियम था तो पानी के अंदर ये सब हो रहा था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर देखिए ना, जब आप धरती से बहुत ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर बदलेगा ही बदलेगा, तो वहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है। ये सारे का सारा खेल उसका है एक्चुअली में, इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ऐसी जब सूर्य डूबता है तो वो भी क्या है कि हमें ऐसे लगता है कि 2 मिनट बाद ही पता लगेगा पूरा का पूरा। ठीक है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा तक सूर्य दिखाई देता है, इसीलिए दिखाई देता है। ये सब रिफ्रैक्शन का गेम है, जबकि सूर्य पहले ही डूब जाता है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। यहाँ पे क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है कि अगर लाइट मारी जाए ना तो अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा अंदर रिफ्लेक्शंस करेगा। जैसे हीरा है, हीरे में आप एक लाइट मारेंगे तो अंदर ही अंदर इतनी रिफ्लेक्शन कर देगा कि आपको ये जगमगाता हुआ चमकता हुआ दिखाई देगा। जितना ज्यादा इसके अंदर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहेगा उतना ज्यादा महंगा डायमंड रहेगा। जैसे कोहिनूर हीरे की बात करते हैं ना, शापित हीरा, वो तो जिसके हाथ में गया उसका खानदान ही खत्म हो गया, ऐसा हाल था। तो आप देखिए कि वैसे ही क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है तरह से कि वो चमक रहा है, तो वैसे ही यहाँ भी है सेम की सेम। ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो आपकी केबल्स है ना इंटरनेट वगैरह की, वो काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, आप देखिए कि आजकल लोग ऑप्टिकल फाइबर नेट लगवा रहे हैं, तो ये भी इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ट्यूब है, एक बार आपने नेट की इंफॉर्मेशन मान लीजिए ऐसे छोड़ दी, अब ये अंदर इतनी रिफ्लेक्शन होगी कि भाई एकदम हाई सिग्नल जाएंगे, तो यानी कि सिग्नल का लॉस कम रहता है यहाँ पे। ठीक है दोस्त। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब इसी का ही एक सीन हमें देखने को मिलता है मिराज में, और दूसरा डायमंड्स का मैंने बता दिया, ऑप्टिकल फाइबर्स का भी बता दिया। इनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। मिराज का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो क्या रहता है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो रहती है, साथ में इसकी क्या रहता है, रिफ्रैक्शन भी रहती है। अब आप देखिए कैसे होती है। मान लीजिए कि आप किसी रेगिस्तान वाले एरिया में है ना, तो यहाँ पे आप पेड़ है ना, तो पेड़ के यहाँ पे नीचे आपको पानी सा दिखाई दे रहा होता है। जी हाँ, आप नहीं तो आप देखिए कि आप कभी भरी दोपहर में ना जा रहे होंगे खाली रोड पे, तो आपको लगेगा दूर कहीं रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन होता नहीं है। वो किस लिए होता है, वो रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है। जैसे कि आप देखिए ये व्यक्ति खड़ा है, अब होगा क्या कि ऊपर वाली हवा जो होती है, मान लीजिए कि हमेशा ना वो
ठंडी रहेगी एज कम्पेयर टू नीचे। नीचे मैंने बोला ना कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या है कि हैवी गैस है, वो हीट को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखती है। तो वो यहाँ पे क्या है, नीचे वाली लेयर क्या रहेगी, हमेशा गर्म रहेगी, ऊपर वाली क्या रहेगी, हमेशा ठंडी रहेगी उसके कंपैरिजन में। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये जो पेड़ है, अब आप देखिए कि ये पेड़ आप देख तो ऐसे ही रहे हैं सीधा, लेकिन ये ऐसा ना हो के, क्योंकि ये डेंसर मीडियम का सारा खेल है, तो वो पेड़ मान लीजिए ऐसा हो गया ऐसे दिख रही है आपको, ऐसे रेज आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना आपको सारा का सारा गेम किस चीज़ का है, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाके फिर ऐसे, यहाँ जहाँ पे ये पूरा ऐसे बेंड हो जाती है ना, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वो ऐसे दिख रहा है वो। अब ये पेड़ आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये इसको पीछे को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो पीछे को जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा ये पेड़। तो वो दूर से जब आप देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है नीचे कुछ परछाई सी है, तो वो परछाई हमें क्या भ्रम देती है, पानी का भ्रम देती है। इसी को मृग तृष्णा बोलते हैं आप, या फिर कह लीजिए मिराज बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें दो कंसेप्ट है, एक रिफ्रैक्शन का और दूसरा जब ऐसे पूरा घूम जाता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है दोस्त, तो ये भी आप बता सकते हैं। ऐसी बारिश की बूंदों का भी होता है, मैं देख लेता हूँ आगे है बारिश की बूंदों का क्या नहीं है, हाँ होगा तो देख लेते हैं, वो भी अभी बता दूंगा आपको। एक डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, ये प्रिज्म पड़ा है, प्रिज्म में आप देखिए व्हाइट लाइट जब मारते हैं तो ये 7 कलर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। आगे स्क्रीन लगा के यूं देख सकते हैं, ये किस में होता है, ये केवल और केवल प्रिज्म में होता है। मैंने इसीलिए बोलता जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर उसके अंदर होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। आप हमेशा देखिएगा कि जब भी ये कलर्स आप देखेंगे ना, तो अब ये विबग्योर बनेगा। अब ये जो विबग्योर बनता है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि ये जो लाइट आई है ना, ये ऐसे आई है तो ये इसने ऐसे किया है, लेकिन अगर ये लाइट नीचे से ऐसे आएगी ना तो ये ऐसे बनाएगा। अब इसमें बच्चे को ज्यादा समझ में आ जाता है, ये कुछ ऐसा बनता है VIBGYOR, विबग्योर बन गया। ठीक है, ये वही है VIBGYOR। अब ये जो विबग्योर बन गया है, आप बस इतना समझना कि ये जो सबसे नीचे वाला कलर है ना, इसकी वेवलेंथ देखो, आप मेरे को बताओ ये जो वेवलेंथ है ये बड़ी होगी या ऊपर वाले की बड़ी होगी वेवलेंथ? आप मेरे को खुद देख के बताइए। यहाँ पे वेवलेंथ इसकी बड़ी आपको दिखाई दे रही है या इसकी बड़ी दिखाई दे रही है? जब थोड़ा सा भी हम देखेंगे ध्यान से तो हमें पता लगेगा कि ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, इसमें से ये रेड वाला डिस्टेंस ज्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ये डिस्टेंसेस कम होते रहेंगे। यानी कि वेवलेंथ की मैं बात करता हूं तो सबसे कम किसकी है, वायलेट की है, फिर इंडिगो की है, ऐसे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की है। इसीलिए आप देखिए कि जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, ये रेड होते हैं। इसका कारण है कि कोई बहुत दूर व्यक्ति है ना, उसको भी दूर से दिखाई दे जाएगा कि भाई ये सिग्नल रेड है। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा से डिपेक्ट करते हैं इसको। वेव लेंथ मतलब कि इसकी वेव की लेंथ ट्रैवल करने की। तो ये जो कलर है ना, ये बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, यानी कि कोई दूर व्यक्ति है उसको रेड कलर दिखाएंगे तो इजीली दिखेगा, क्योंकि इसकी ट्रैवल करने की क्षमता दूर तक है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं मान लीजिए कल को किसी का मूड खराब हुआ, उसने बोला कि सिग्नल्स को मैं वायलेट कर देता हूं, आप समझिए कि सिग्नल को अगर आपने वायलेट कर दिया ना, तो दूर वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पता लगेगा जब तक वो पास ना आ जाए। वायलेट कलर क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है बहुत ज्यादा, ये दूर नहीं जाएगा, ये यूं बिखर जाएगा। ये वही वाली बात है, फोटो यूं ब्लर हो गई एक तरह से। तो ये जैसे ही आप वायलेट कलर की रोशनी फेंकेंगे तो ये एक ही जगह पे यूं बिखर जाएगी। हमारा जो स्काई है ना, वो हमें वायलेट कलर का इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे वो स्कैटर हो जाता है पूरे का पूरा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वायलेट की होती है, इस वजह से हमें जो आसमान है वो नीले रंग का दिखाई देता है। और जो रेड है वो चल बहुत दूर तक सकता है, इसलिए हमेशा इंडिकेशन जो होता है, डेंजर को दर्शाना होता है तो रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। आज आपको रियल फैक्ट बताया मैंने कि क्यों रेड कलर का इस्तेमाल होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इस वजह से। ओके, अब देखिए वही चीज यहां पे बताइए, ये पूरा फिनोमिना जो होता है ना ऐसे लाइट के स्प्लिट होने का, इसको डिस्पर्शन बोला जाता है, वही चीज है ये। अब और क्या बताऊं इसके अंदर, बस यही है भाई, स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं अब हम, एक और इसके अंदर कंसेप्ट रह गया रेन ड्रॉप्स का, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब देखिए कि ग्लास प्रिज्म में भी होती है डिफ्रैक्शन डिस्पर्शन, और मैं रेन ड्रॉप का मेन बता देता हूँ। ग्लास का तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, अब मैं मेन बताता हूँ आपको रेनबो के अंदर कैसे, रेनबो कैसे बनता है। ये देखिए आपने देखा बारिश आई, बारिश की ये जो बूंदे हैं ना, अब मैं इनमें से कोई एक बूंद उठा लेता हूं, मैं एक बूंद का कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, आगे का आप खुद समझदार है। ये सूर्य भगवान से ये रोशनी आती है ऐसे करके। अब जब ये रोशनी ऐसे आई है तो आप मेरे को बताओ कि मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। जब ये रिफ्रैक्शन हो रही है, देखिए रेयरर से ये डेंसर की तरफ आ रही है ये, ठीक है। ये लाइट जो है ये रेयरर, यहाँ पे एयर है और ये अंदर क्या है, डेंस है ये, तो ये रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है। इसको जाना तो लाइट को ऐसे था लेकिन ऐसे हो गई है, ठीक है दोस्त। तो ये
उस तरफ से डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसकी हमें नॉर्मल अगर हम बना के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसकी नॉर्मल हम यूं बना लेते हैं, ठीक है। कुछ अब कैसे बनाएं, इसके अंदर भी ऐसे बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। ये ऐसी इसकी नॉर्मल है, तो इसके ऊपर यूं आई, तो ये जो लाइट जाना ऐसे था तो ये नॉर्मल की तरफ यूं डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ यूं डिफ्लेक्ट हुई तो इधर आ गई। अब इसको हटाइए। अब रिफ्रैक्शन, ये पहली बार क्या हुई, इसके अंदर रिफ्रैक्शन हुई, यानी रिफ्रैक्शन कितनी बार हुई, अभी एक बार हुई है, 2 बार होती है इसमें, ये पेपर में पूछा गया। यहां पे आई, अब यहां से देखिए वापस से क्या हो रही है, इसको जब ये यहां से इधर जा रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, TIR, यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए यहां पे क्लिक होते ही ये वापस से इधर को आई ना, ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझना, यहां पे आई है तो यहां से आप देखिए कि ये हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। इसको जाना ऐसे था, चली ये ऐसे गई है, ठीक है। जाना ऐसे था लेकिन चली ये दूर गई नॉर्मल से, क्यों, क्योंकि ये अब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो आप देखिए कि ऐसे गई है, एक तरह से आप समझ सकते हैं आपकी ये ऑब्जर्वर की आंख यहां पे है। अब ये तो हो गया रेड का, ऐसी सेम जो है वायलेट का रहेगा, तो सेम वायलेट का भी यहां रहा। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, अब आप देखिए रेड और वायलेट तक की पूरी रेंज इसको दिखाई दे रही है। ये वायलेट है, ये रेड है, तो ये पूरी रेंज दिखाई दे रही है। तो इसकी आंख को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 2 चीजें लगी, 2 बार इसमें क्या लगा, यहां पे भी आके क्या लगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा है, रिफ्लेक्शन केवल एक बार है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन 1, रिफ्रैक्शन 2। तो आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका बनता है, रेनबो का बनता है। अब आपको रेनबो दिखाई देगा, ये देखिए दोनों कलर हैं, तो इनके बीच के कलर भी ऐसे ही आपको रिफ्रैक्ट होके और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से दिखाई देंगे। क्या समझ आ गया आपको ये कंसेप्ट, ठीक है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें ये पूछा गया था एग्जाम में, बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो रिफ्रैक्शन, इसमें बताओ कितनी बार तो रिफ्रैक्शन होती है और कितनी बार रिफ्लेक्शन होती है। आप बोलेंगे कि इसमें 2 बार तो होती है रिफ्रैक्शन और 1 बार होती है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आ गया आपको ये कंसेप्ट। तो ये पेपर में पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे देखो कुछ और है हमारा फिजिक्स में, हाँ एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट और देख लीजिए कि आसमान वगैरह हमें क्यों ब्लू दिखाई देता है, तो वही है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर हमें ब्लू दिखाई देता है। मैंने क्या बोला, स्कैटर सबसे ज्यादा कौन सा कलर करता है, ब्लू कलर करता है, और मूवमेंट यानी ट्रेवल सबसे ज्यादा कौन सा करता है, रेड करता है। तो आप देखिए कि स्कैटरिंग एक ऐसा फिनोमेना कि जहां पे एक पार्टिकल के ऊपर अगर लाइट यूं गई तो उसको कई सारे ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे यहां से लाइट आई तो आप देखिए कि इधर उधर 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 इसने हर जगह पे इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीडायरेक्ट कर दिया मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस में व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद अ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है दोस्त। आप देखिए कई बार सनसेट और सनराइज में हमें आसमान लाल रंग का दिखाई दे रहा होता है, वहां पे भी किस कलर की स्कैटरिंग होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग हो रही होती है। क्यों, क्योंकि आप देखिए रेड कलर ट्रेवल भी जल्दी करेगा, तो हमें ये जो आसमान है एकदम पहले ही सनसेट और सनराइज में थोड़ा थोड़ा ऑरेंज रेड कलर दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि वो हमारी आंख तक पहले पहुंच जाता है, तो इसलिए वो हमें दिखाई देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इसमें मेनली ये आसमान का और या समुद्र के पानी क्यों ब्लू दिखता है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। एक लास्ट इंपैक्ट और देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट का। आपने कई बार देखा होगा आपके घर में विंडो से ना एक रोशनी रोशनदान से यूं आ रही होती है, दिन के समय में देखना, और वो रोशनी यूं दिखाई दे रही होती है आपको कि अच्छा ये ऐसे आ रही है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से दिखाई दे रहे होते हैं। देखा कभी, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्त। उसमें भी क्या है, एक तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, वो पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, इसलिए आप उसको देख पा रहे हैं। अब आप देखिए कि ऐसी ही चीज हमें सॉल्यूशन में भी दिखाई देती है। टिंडल कौन बनता है, किसमें बनता है, आप देखिए ये एक प्योर सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन, ये है कोलाइडल सॉल्यूशन और ये है सस्पेंशन। अब जब आप यहां से टॉर्च मारेंगे ना, लाइट बीम मारेंगे, तो आपको यहां पे तो कुछ विजिबल नहीं होने वाला है, लेकिन जब आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपको इसके अंदर ये ऐसे दिखाई देगा। ये कौन ऐसे दिखाई देगा, वही जैसे मैंने बोला ना कि विंडो से यूं करके आपको दिखाई दे रहा होता है कि अच्छा ये रोशनी पूरी की पूरी दिखती होती है कई बार सुबह के टाइम में, है ना, आपके घर में आती है, तो वही वाला कौन यहां भी दिखाई देगा। इसको टिंडल कौन भी बोलते हैं। तो ये यहां पे विजिबिलिटी आएगी। ये मिल्क है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल बोले तो मिल्क होता है। ऐसे ही आप देखिए आटा और मिल्क को घोल दो, वो क्या हो गया, एक तरह से सस्पेंशन हो गया कि प्रॉपरली मिक्स भी नहीं हो रहा, घोल भी नहीं रहा। तो ये जो है सस्पेंशन, इसके अंदर भी ये टिंडल कौन दिखाई देता है, जबकि ये प्योर सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देता। ये कोलाइडल में और सस्पेंशन में ही दिखाई देता। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि टिंडल कौन इसमें दिखाई देता है, सॉल्यूशन में या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं दिखता। कोलाइडल में दिखता है तो आप बोलेंगे हाँ, सस्पेंशन में बोलेंगे तो हाँ दिखता है, ठीक है दोस्त। ऐसे ही सेम वही है कि
ये जैसे मैंने घर का एग्जांपल बताया वैसे आप देख सकते हैं, या फिर एक लेंस लगा लीजिए, यहाँ से रोशनी आई तो वो अगर ट्रू सॉल्यूशन में से गुजरेगी इसकी रोशनी, तब तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लाइट बीम नॉट विजिबल, यानी कि आपको इस ट्रू सॉल्यूशन से लाइट तो गुजर जाएगी लेकिन आपको दिखेगी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ तो इस बीकर को जब आप देखेंगे ना, तो जैसी लाइट इसमें से पास करेगी आपको सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देगा चमकता हुआ सॉल्यूशन, उस लाइट का सॉल्यूशन। वो क्या है, वो जो पार्टिकल है वो स्कैटर कर देंगे उस लाइट को और वो एक बीम हमें दिखाई देगी उसमें से निकलती हुई। इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, हमने आज लाइट को कंप्लीट कर लिया। आप देख रहे होंगे कि कैसे मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत लगा के आपको एक एक कंसेप्ट बताया है। एक कंसेप्ट का नाम दे दो जो छूट रहा हो। एक ब्राउनियन मोशन भी होता है, कई बार ब्राउनियन मोशन की बात कर लेते हैं लोग। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, एक ना ऐसे यूं जिग जैग करके एक मोशन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोल देते हैं। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ब्राउनियन मोशन के जिग मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोल देते हैं। ठीक है दोस्त, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मैंने इसमें से छुड़वाया, एक एक चीज़ को कवर कर दिया। इतनी चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि किसी किताब ने भी कवर की है या टीचर ने भी, किसी ने। आप चेक कर लेना एक बारी जाके, खुद पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। मैं पूरा जी जान लगा के बेस्ट कंटेंट आप तक लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बस रिक्वेस्ट है, अगर सच में आपको लग रहा है ना कि दम है इन सेशन में, सच में कुछ डिफरेंट दे रहा हूँ मैं आपको, तो भाई हमारी ऐप जो जीवी कक्षा है ना, उसको कम से कम 5 तारा रेटिंग दे दो। इतना तो कर लो कि इतना भी नहीं कर सकते हो। तो भाई इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं पूरा जी जान लगा रहा हूँ। मैक्सिमम कंटेंट अब बस फ्लश हो जाएगा बहुत जल्दी। और ये फिजिक्स भी 1-2 सेशन इसके और हैं जो मेन इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं, वो सब भी हम कवर करके इसको वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।